Dear students, good morning. I hope you are well and fine. Dear students, on the screen you can watch what is the title of this poem. By reading the title, you will come to know this poem is very easy. But when do you feel this is universal appeal? This poem conveys a great message. You should not captivate, you should not force any animal or bird to live and to reside in the cage. Feel it. If you are captivated in the home or in your one room, how do you feel? I think you feel anguish, agony, and pressure, irritation, and suppression, oppression. In the same way, the tiger is feeling in the zoo. This is a emotional poem, and you know that this poem is composed by George Leslie Norris. In this poem, I am not going to elaborate everything, but I will elaborate, I will tell which particle devices are used in the each line, and only explanation, because theme, message, central idea, you have to look, you have to watch another video. So that is a humble appeal. Not if you want to learn from a lot from this poem, I'm sure you will not leave. Then you will have patience and listen carefully and thoroughly. Yes, my dear students, here first stanza we are going to study, and you have to watch on the thumb, and some points only you have to listen, because when we write every party devices on the screen, it will take a long time. So that's humble appeal. When I download the particular devices of this poem, you will take the screenshot from the source. So let's begin. Dear students, you know that the poem contrasts a tiger in the zoo, you know that, with the tiger in its natural habitat. What contrast we will come to know? We will see here the tiger is in the zoo. Then what's miserable, what's condition we can see from the tiger, and when the tiger resides in the natural habitat, which actions and which condition we can see. So in the theme you can write कि इस पोएम में साफ साफ बताया जाएगा कि टाइगर जब जू में रहता है तो कैसा फील करता है, और कैसे उसके एक्शन होते हैं, और कैसा हम उसको देखते हैं, और जब टाइगर एक नेचुरल हैबिटेट में होते हैं तो हम उनको कैसे देखते हैं. ये पोएम मूव्स करती है फ्रॉम जू टू जंगल, मतलब कभी कभी जू में भी दिखाई जाएगी और कभी जंगल में, फिर बैक अगेन जू में आएगी, और इस तरह से हम देखेंगे उसके एक्शन और उसके नेचर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जब ये जू में होता है और जब ये फॉरेस्ट में रहता है या जंगल में रहता है. लेट्स बिगिन बेटा. ही रिफर्स टू द बेटे यू नो दैट टाइगर. ही टाइगर को, और जब किसी नॉन लिविंग को और बर्ड को हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, उसको ह्यूमन जैसा, उसका ह्यूमन का प्रोनाउन ला के देते हैं, ह्यूमन का एक्शन दिखाते हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिक डिवाइसेस आपको पता है क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉलिटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन होता है. तो ही में कौन सा पॉलिटिक डिवाइसेस है? पर्सोनिफिकेशन. अब हम दूसरी लाइन सिर्फ पहले पॉलिटिक डिवाइसेस बताते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं. स्टॉक्स मीनिंग अगर जानना चाहते हो तो फॉलोज मतलब पीछा करना, दौड़ना, किसी के पीछे चलना, तो यहाँ पे पीछा करने का सेंस में है स्टॉक्स. और आप देखें हिज और स्ट्राइप्स, आप देखो सबके लास्ट लेटर पे ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टॉक्स में लास्ट लेटर एस है, और हिज का भी लास्ट लेटर एस है, और यहाँ पे स्ट्राइप्स का लास्ट लेटर एस है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सा पॉलिटिक डिवाइस है? कॉन्सोनेंस है यहाँ पे बेटा. दो पार्टी डिवाइसेस आपको देखने मिले. ही में तो
पर्सोनिफिकेशन एंड स्टॉक्स हीज एंड स्ट्राइप्स में आपको देखने को मिले। कॉन्सोनेंस, अब इन्हीं विविध में हम देखते हैं कौन सा पॉजिटिव डिवाइस है बेटे, तो यहाँ पे एसोनेंस, और एसोनेंस किसे कहते हैं, जब आपको वॉवल साउंड तीनों में सेम मिलते हैं, इन में ई, हिज में ई और विविड में भी ई। तो इस तरह से इन इस विविड में हमें देखने को मिला कि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव डिवाइस है, यहाँ पर आपको एसोनेंस दिखाई पड़ा। फिर विविड स्ट्राइप्स में अकेले अगर देखा जाए तो कौन सा पॉजिटिव डिवाइस देखने को मिलता है, तो विविड स्ट्राइप्स में हमें देखने को मिलेगा साइनेडिकी। साइनेडिकी क्या होता है, जब कोई वर्ड किसी को इशारा कर देता है तो वहाँ पे हम साइनेडिकी बोलते हैं। तो विविड स्ट्राइप्स में साइनेडिकी देखने को मिलता था। सारे पॉजिटिव डिवाइसेस आपको शॉर्ट्स में दिखेंगे, लेकिन मैं बताता भी जा रहा हूँ। अब इसका अर्थ बताता हूँ कि जब वो यहाँ पे जू में है, ये जू में है, और ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स का मतलब हुआ जब वो स्टॉक्स करता है, चलता है, पीछा करता है, स्पेशली जंगल में, यहाँ पे चल रहा है हालांकि जू में, लेकिन वो जब भी पीछा करता है तो इन इज विविड स्ट्राइप्स में, विविड मीन्स हियर बेटे ब्राइट कलर, इंटेंस ब्राइट कलर। यहाँ पे येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है उसके स्ट्राइप्स में, तो यहाँ पे उसके बॉडी में, तो यहाँ पे उसकी ब्यूटीफुल बॉडी को भी दिखाया जा रहा है कि जब वो पीछा करता है तो विविड स्ट्राइप्स में। तो हियर ब्यूटी ऑफ द टाइगर हैज बीन एलोबरेटेड बेटे, हैज बीन एक्सप्लेन बाय द पोएट। दूसरी लाइन में ये कहता है यहाँ पे द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस का मतलब क्या होता है, यू नो दैट द premise of the tiger is very small, you know that, and it requires, tiger requires a long premises at I think 100 kilometers, but so its area is very small, so he can take steps only, very few steps. So यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे केज में आज प्रॉब्लम कितनी है कि जहाँ पे उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप 100 किलोमीटर दौड़ने वाला अगर कुछ स्टेप चलतेगा तो धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम आएगी। इस लाइनों से सिर्फ ये नहीं दिखाया गया कि उसके प्रेमिसेस शॉर्ट हैं, बट हम कहते हैं डेफिनेटली हिज ऑर्गन्स विल गेट वीक इन फ्यूचर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव डिवाइस है, तो मेटाफर है। पैड्स ऑफ वेलवेट मतलब होता है कि हियर पैड्स, हिज palms are compared to the fabric of the cloth, just like a velvet, means velvet is very soft, so his pads are also soft, so it is not producing any sound, and that means आज वो अपने स्टेप से भी किसी को डरा नहीं सकता, मतलब उसके स्टेप्स में भी कोई दम नहीं रह गया है। एंड इन हिज क्वाइट रेज में कौन सा पॉजिटिव डिवाइस है, क्वाइट रेज में यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइसेस आपको मिलेगा। क्वाइट रेज में आपको पॉजिटिव डिवाइसेस कौन सा मिलने वाला है, क्वाइट रेज में यहाँ पे ऑक्सीमोरन मिलेगा आपको, याद रखना कौन सा पॉजिटिव डिवाइस मिलेगा आपको, ऑक्सीमोरन। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर थोड़ा सा दिखाता जा रहा हूँ जिससे आपको देखने को मिले। तो पॉजिटिव डिवाइसेस कौन सा देखने को मिला, ठीक है। तो यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिखाते रहेंगे जिससे आपको क्वाइट रेज में यहाँ पे ऑक्सीमोरन था। अब यहाँ पे बताया गया कि क्वाइट रेज क्यों कहा गया, कि ऑल तो एक्सप्लेनेशन हम करते जा रहे हैं, आप सुनते रहना। ऑल तो he has raised against the people, right? He has raised against the captivation, but he could not do anything, he cannot do anything, so his rage is subsided, now he is feeling helpless। तो यहाँ पे क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरन यूज किया गया, और क्वाइट रेज क्योंकि उसमें गुस्सा होते हुए गुस्सा उसका वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसका गुस्सा सबसाइडेड हो चुका है और उसके बॉडी में पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ देखने को मिला कि उसके जू में कंडीशन कैसी थी। अब हम अगले स्ट्रेंजर को देखेंगे। यहाँ पे
ही अब यहाँ पे अगले स्टेंजा में वो कहाँ पे है, आपको पता है कि अगले स्टेंजा में वो फॉरेस्ट का सीन दिखाया जा रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अब जब फॉरेस्ट में होता है तो उसका एक्शन कैसा होता है, ही शुड बी लर्किंग। यहाँ पे लर्किंग मीन्स क्या होगा, पहले तो आप ये जाने। तो लर्किंग मतलब होता है बेटे हाइड, अपने आप को हाइड करना, मतलब अपने आप को छुपा लेना। बहुत अच्छा वर्ड है। तो लर्किंग मीन्स क्या हुआ बेटा, तो लर्किंग मीन्स हियर बेटे वेटिंग फॉर द प्रे। सो ही हैज कंसील्ड हिमसेल्फ बिफोर अटैकिंग। तो ये अभी वो शैडो में वेट कर रहा है किसका, कि उसका प्रे आए, कोई उसका डियर आए। इसलिए लर्किंग मतलब जान लेना हाइड हिमसेल्फ टू वेट फॉर द प्रे। वो ही शुड बी लर्किंग, अगर वो जंगल में होता तो क्या कर रहा होता, तो लर्किंग कर रहा होगा, कहीं छुप रहा होता शैडो के अंदर में, और स्लाइडिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा थ्रू द लॉन्ग ग्रास के अंदर में। तो यहाँ पे इसका एक्टिवेशन दिखाया जा रहा है, एक्शन दिखाया जा रहा है कि कितना एक्टिव है वहाँ पे, और वहाँ पे उसका एक्टिवनेस बिल्कुल खत्म हो गया था। और ये लर्किंग कहाँ कर रहा होता, नियर द वाटरफॉल। कहाँ पे, वाटरफॉल के पास, वेयर द प्लम डियर पास बेटे, और प्लम डियर पास जहाँ पे हेल्दी डियर पास करते हैं, और हेल्दी डियर हियर इज हिज प्रे। एंड तो ही वाज, दैट मीन्स इफ व्हेन ही रिसाइड्स इन द जंगल, he hides himself in shadow and sliding through the long grass, so that the prey cannot see him, and so that he can attack and he can hunt his healthy deer. And the hunting situation is what happened where, occurred where, तो that means near the waterfall। कहाँ पे होता है ये, वाटरफॉल के पास। अब प्लम डियर पास में कौन सा पोएटिक डिवाइसेज है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। प्लम डियर पास में, सॉरी फॉर दैट, प्लम डियर पास में, प्लम डियर पास में यहाँ पे प्लम डियर पास में पोएटिक डिवाइसेज, यहाँ पे एलिट्रेशन है, याद रखना। क्योंकि पी यहाँ पे प्लम का पहला वर्ड भी पी है, और यहाँ पे पास का, तो नियर क्लोज वर्ड का, दोनों वर्ड का कॉन्सोनेंट साउंड अगर सेम हो जाता है और वो भी बिगनिंग वाला, तो डेफिनेटली वहाँ पे एलिट्रेशन लिखना, कॉन्सोनेंट से बचना वहाँ पे। हम आपके तीसरे स्टैंजा में आते हैं। ही शुड बी स्नैरलिंग। अब यहाँ पे स्नैरलिंग इट इज ए साउंड, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा मेरे आवाज को भी। ये वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, ये एक वार्निंग साउंड होता है स्नैरलिंग। अगर इसमें पूछा जाए कौन सा पोएटिक डिवाइसेज है, तो आपको स्नैरलिंग में पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपोइया पिया करना, ओनोमेटोपिया। हमारे जो शॉर्ट्स आएंगे इसके, आज ही मैं डाउनलोड करूंगा, तो उसके शॉर्ट्स को भी देखना कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस कहाँ पे यूज किए गए हैं, ये सारा मैं दे दूंगा। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज, अगर वो जंगल में रहता है तो वो स्नैरलिंग करता है, वार्निंग देता है अपनी आवाज से। तो यहाँ पे जब आवाजों की बात हो तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस आपको यूज करना चाहिए, कौन सा, वहाँ पे पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया यूज करना चाहिए। और ये वार्निंग किसको दे रहा है, तो नाउ ही इज वार्निंग अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट, because people are continuously heading towards the jungle, and they were trying to expand their areas and they are encroaching animals area. So here यहाँ पे बताया गया कि वो वार्निंग दे रहा है कि not to go head towards jungle, otherwise he will attack. He should be snarling around houses, वो at the jungle edge के किनारे करना है। अब कैसे how does the tiger warn? So first of all by snarling, second is baring his white fangs। तो baring मतलब होता है बेटे अपने दांतों को, white fangs, यहाँ पे fangs को आप लोग लिखेंगे, शार्प एनिमल टीथ होती है, तो उसको दांतों को दिखाकर। एंड थर्ड बेयरिंग बाय snarling by baring his white fangs is a sharp teeth of the tiger, and his claws
and terrorizing the village. Okay, so how does the tiger terrorize the village, and why? Because the tiger tiger does not want the people should encroach his area, because both parts are different, so the people should live in their areas, they should not go ahead their premises. So tiger is giving the warning by snarling, by bearing, by showing his claws the village. आपने यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइसेस की भी बात करते रहे। हम फोर्थ स्टैंजा में चलते हैं। फोर्थ स्टैंजा में नाउ अगेन ही इज, आपने दो स्टैंजा बीच में देखा तो ही वॉज इन द फॉरेस्ट, एंड फर्स्ट स्टैंजा देखा वेयर ही वॉज इन द जू, एंड द फोर्थ स्टैंजा में हम देखेंगे अगेन ही इज इन द जू व्हेन, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि he could not break. It is so here a concrete word is used. He is locked, and who has locked? You know that. यहाँ पे दोनों बातें बताई जा रही हैं। He is locked by the people. The people have become insensitive, and for making himself, for making fun themselves, they are preparing, they are building concrete shell for the animals and birds. His strength behind bars, उसकी जो स्ट्रेंथ है उस बार्स के पीछे, उस प्रिजन के पीछे, उस केज के पीछे, बार्स refers to the बेटे प्रिजन, you know that बेटे are getting weak. अब वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म होती जा रही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, यहाँ पे अच्छा वर्ड यूज किया जा रहा है स्टॉकिंग। कहाँ पे? द लेंथ ऑफ द केज मैन, ही इज फीलिंग हेल्पलेस ऑल्दो ही हैज एंगर, बहुत गुस्से में वो घूम रहा है, एंड ही इज इग्नोरिंग विजिटर्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन इग्नोरिंग विजिटर्स? because now the tiger has raised. Why the tiger has raised? Because tiger realized the people don't have emotion for animals, for others. They don't realize the agony and anguish and pain and irritation and rage of the tiger, so he does not want to look at them, इसलिए वो उनको तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। सो हियर इग्नोरिंग विजिटर्स वर्ड इज यूज। आप ध्यान रखें इग्नोरिंग विजिटर पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लास्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट स्टैंजा काफ़ी अच्छा है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जरूर ध्यान से सुनोगे इस लाइन को। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एज नाइट। अब यहाँ पे रात का सीन दिखाया जा रहा है कि विजिटर्स चले गए हैं, अब रात में भी, मतलब दिन ऊपर सारे दिन की बात बताइए ना। हाउ डज ही फील ड्यूरिंग द डे टाइम? ही वॉज पजल्ड, he was got irritated by the people because visitors and spectators come and to make for making enjoy themselves, अपने आप को आनंद देने के लिए आते हैं। लेकिन अब रात में भी, एंड ही डज नॉट टेक द रेस्ट पीस इन द जू, उसको दिन में भी कोई रेस्ट पीस नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा वो आते रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशान करते रहते हैं। बट इन द नाइट व्हेन, एंड फील इट, इफ यू आर इन द नाइट एंड यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय समवन, हाउ डू यू फील? इन द सेम वे ही हियर्स द लास्ट वाइट एट नाइट। रात में भी वो पेट्रोलिंग कार्स का आवाज सुनता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, हाउ विच साउंड ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट? द पेट्रोलिंग कार्स। यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स, उसको रात में भी उसके लिए रखवाली हो रही है, उसको ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ पे जाता है, कहाँ पे क्या, मतलब क्या कर सकता है वो। एंड
देन ही लुक्स स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। यहाँ पे ये लाइन काफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी समझ से। वाई ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, यहाँ पे एक लाइन पे ध्यान देना। और यहाँ पे ब्रिलियंट वर्ड क्यों यूज किया गया मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ वो किस तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ। ब्रिलियंट आइज, विद हिज ब्रिलियंट आइज से देख रहा है। अब यहाँ पे इसमें क्या सेंस है, मतलब दैट मीन्स, और किस पर देख रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई हैं कि वो कहाँ पे देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है। दैट मीन्स इन द होप the stars are shining, as the stars are shining in the sky, in the same way in future definitely he will have freedom, and he will have freedom and he will shine in the jungle। एक तो ये बातें हैं, आपको दूसरी बातें हम आपको और भी बताते हैं। यहाँ पे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कभी कभी कि यहाँ पे ब्रिलियंट वर्ड का बार बार यूज क्यों किया गया है। तो ब्रिलियंट वर्ड का यूज इसलिए किया गया है कि ब्रिलियंट कभी कभी हम रिपीटिशन से उसके इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी होप को बढ़ा रहे हैं, इसकी उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं। तो ब्रिलियंट स्टार्स एंड ब्रिलियंट आइज पर हमें फोकस करना है। ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, कैसे देखता है, अपने ब्रिलियंट आइज से देखता है। ब्रिलियंट आइज में कौन सा पोएटिक डिवाइसेस है, तो याद रखना ब्रिलियंट आइज में भी यहाँ पे हम कई बार बता चुके हैं, ब्रिलियंट वर्ड एक रेपिटेशन है। और ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स दोनों में साइनेटिकी का यूज किया गया है। एक तो ये बात ध्यान रखें। और इस पोएम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अब ये ध्यान देना है कि जब हमने इस पोएम को कंप्लीट किया है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये लास्ट का स्ट्रेंजा है, इस पर ध्यान दें। why are his eyes compared to brilliant stars? Because here beauty of the tiger has been explained, as the stars have shining, in the same way here the shining can be seen in the tiger's eyes. But second thing, he has the same expectation. Why he has a shining? To look at the sky, because as the tigers have freedom to shine in the whole sky, in the same way he had and he would have freedom when he will be in the forest, and he had in the forest। तो जब फॉरेस्ट में था तो ऐसे ही उसकी आंखों में चमक थी, और जब होगा वो तब भी उसकी आंखों में ऐसे ही चमक होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी थोड़ी सी दिखाई गई कि अगर उनको ब्रिलियंट स्टार्स की तरह इनकी भी आंखों में ब्रिलियंट सोच है आगे के फ्यूचर को लेकर, कि अगर इनको छोड़ा जाता है तो और ह्यूमन बॉडी इसको रियलाइज़ करते हैं तो डेफिनेटली वन डे इसके पास आज़ादी होगी, और इस आज़ादी के बाद उसके पास भी ब्रिलियंट सोच हो जाएगी।